जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 7 बजे मिल जा रहा है और टोटल 8 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और यह 9वां प्रैक्टिस सेट है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ यह वीडियो आता है जो कि आपको पूरा हिंदी का रिविजन करा देता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। देरिदा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस या फिर जो है जर्मनी। तो देरिदा, रिदा रिया, रिदा रिया, तो यहाँ पर देरिदा का जो जन्म हुआ था अल्जीरिया में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और कब हुआ था तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर तो अल्जीरिया में। किनका? देरिदा का जन्म। देरिदा को यहाँ पर प्रश्न क्यों किया गया, इनको क्यों जाना जाता है, तो इनको विरचना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। विरचना का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, इसीलिए इनको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। राम गया, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो राम गया यह सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो यहाँ ऑप्शन है राम बहुत बहादुर। तो जो है वाक्य, पहले तो जान लीजिए कि विशेष्य क्या होता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा होती है, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या फिर जो सर्वनाम होता है, ठीक है, सर्वनाम होता है, उसी को विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, तो राम है, तो यहाँ पर राम ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर है गद्यांश, तो गद्यांश आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ने के बाद आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर देश से संबंधित बातें बताई गई हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपने सभी प्रश्नों को। ठीक, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो यहाँ ऑप्शन है तकनीकी ने, रिश्वतखोरी ने, जी हजूरी ने या फिर जो है बेरोजगारी ने। तो जो है किस प्रवृत्ति ने, तो गद्यांश के अनुसार जो है रिश्वतखोरी ने जो है सबसे अधिक बढ़ावा दिया है। किसको? तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ठीक, भ्रष्टाचार कहाँ से फैलता है, तो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी से फैलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग या फिर जो है उक्त सभी। तो यहाँ पर उच्च वर्ग दिया गया होता तो उक्त सभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उच्च वर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उक्त सभी करेक्ट हो जाता है। हमारे देश के जो है मध्यम वर्गीय लोग, निम्न वर्गीय लोग, सर्वाहारी वर्गीय लोग जो हैं यह मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में भी असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है। तो नौकरशाही जो है यहाँ पर ऑप्शन है समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में या फिर जो है स्वार्थ लिप्सा में। तो नौकरशाही निरंकुश होकर जो है वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। किसमें? तो भ्रष्टाचार में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो वहाँ पर जो है कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? तो कर्तृवाच्य होता है। जब किसी वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। कर्ता यहाँ पर आ गया ना, तो कर्तृवाच्य ही हो जाएगा। यहाँ पर कर्म होता तो कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है। मूल का अनिकार्थी शब्द है, तो मूल का मतलब ये होता है जड़। क्या होता है? तो जड़ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना आपका करेक्ट हो जाता है। और मूल के अन्य अनिकार्थी शब्द की बात करते हैं तो इसको पहला भी कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष की जटा भी कहा जाता है और कंद भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द जो है कौन सा है। तो आशीर्वाद जो लिखा जाता है वह कैसा लिखा जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आशीर्वाद जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो किया गया था वह डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन
ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। किसने? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना जो है मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। ठीक है, क्या होता है? तो पीछा ना छोड़ना होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, रोला छंद में जो है वह कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 28, 16, 26 या फिर जो है 24। तो जो रोला छंद है इसमें कुल मात्राएं होती हैं 24। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है यानी कि विराम होता है। ठीक है, और 11-13 मात्राएं जो हैं किस में होती हैं? दोहा छंद सोरठा छंद में भी होती हैं। 13-11 जो है वह दोहा छंद में होती हैं। 16 मात्राएं जो हैं चौपाई छंद में होती हैं। 28 मात्राएं जो हैं हरिगीतिका छंद में होती हैं, जो कि यह भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, और ये जो 26 मात्राएं हैं गीतिका में होती हैं और यह भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के एकदम पीछे लगता है, अंत में लगता है पांडित्य। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित प्लस या को जब हम जोड़ते हैं तो पांडित्य बनता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? ठीक है, तो जो विद्यापति की रचनाएं हैं कितने ग्रंथ जो हैं अवहट्ट में हैं? तो 2 ग्रंथ जो हैं उनके अवहट्ट में हैं। किनकी? जो विद्यापति की रचनाएं हैं। और वह 2 रचनाएं कौन सी हैं? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता इनकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कीर्तिलता। ठीक है, और इनकी एक रचना है कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका। ये 2 रचनाएं जो है इनकी अवहट्ट में हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो स्वयं के द्वारा जब हो तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ देखते हैं आज अपनापन कहाँ है? गलत है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। ठीक है, देखते हैं यह मेरी निजी पुस्तक है। गलत है। अपनों से क्या छिपाना? यह भी गलत है। तो यहाँ यह समस्या मैं, ठीक है, अपने आप ही हल कर लूँगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं आदि जो होते हैं यह निजवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के विचार से जो है या व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 4, 3। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, दूसरा यौगिक शब्द होता है। कौन सा? तो यौगिक शब्द। और तीसरा जो होता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। जो रूढ़ होता है इसको क्या कहते हैं? ये नॉर्मल शब्द होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह स्वतंत्र होता है, यानी कि इसका स्वयं का अपना अर्थ होता है, अन्य कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम बात कर लें दूध है। ठीक है, दूध क्या है? इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो दूध है तो दूध है, पानी है तो पानी है। ठीक, यौगिक की बात करते हैं तो जो यौगिक शब्द होता है यह कैसा होता है? तो इसमें जो है कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें 2 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम बात कर लें विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में क्या है? विद्या प्लस आलय होता है। तो जहाँ पर विद्या दी जाती है वह स्थान कौन सा होता है? उसको विद्यालय कहा जाता है। प्रतिदिन, तो यहाँ दिन जो है वह प्रतिदिन यानी हर एक दिन है। ठीक है, रसोई घर में भी यही है। योग ऋण क्या होता है? तो योग ऋण में जो है तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, तो यहाँ पर त्रिनेत्र किसके हैं? भोलेनाथ के हैं। विषधर कौन है? तो भोलेनाथ हैं। ठीक है, ऐसे ही जो शब्द होंगे वह जो है कौन से होंगे? तो योग ऋण होंगे। ठीक, अब यहाँ पर शब्द की बात आई है तो इसको जान ही लेते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपने जान लिया 3 होता है। ठीक है, और जो है रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? तो जो है रचना के आधार पर तो हम लोगों ने जान लिया, या व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने जान लिया कि जो शब्दों के भेद हैं 3 हैं, रूढ़, यौगिक और जो है
योग ऋण। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं 2 होते हैं, एक विकारी होता है और दूसरा जो है अविकारी या अव्यय शब्द होता है। अर्थ के आधार पर बात करें तो अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं 9 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो सी है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया जो है वह पूर्वकालिक कहलाती है। यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का अर्थ देती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है कि उपयुक्त पंक्तियों में जो है रस कौन सा है, तो राग है या रूप है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक प्रकार से कन्फ्यूज़न बता रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़न बता रहा है, भ्रमित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है, क्या है क्या है क्या है। ठीक है, तो जहाँ भी आश्चर्य प्रकट होता हो वहाँ पर जो है अद्भुत रस होता है। कौन सा रस होता है, तो अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्या होता है, तो विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय या फिर जो है आश्चर्य होता है, अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो है रति या प्रेम होता है। क्या होता है, रति या प्रेम होता है। और जो श्रृंगार रस है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 भेद हैं इसके, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, और यहाँ पर जो शांत रस है इसका स्थायी भाव जो होता है वह निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर वात्सल्य रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो होता है स्नेह। ठीक है, स्नेह या फिर वत्सलता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि इनमें से जो है किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। ठीक है, भारत विभाजन की त्रासदी है, ऐसा इसमें से कौन सा उपन्यास है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सो डी है, झूठा सच, यह आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, झूठा सच जो उपन्यास है इसमें पृष्ठभूमि है भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। और यह जो झूठा सच है यह किसकी कृति है, तो यशपाल जी की कृति है। ठीक है, यशपाल जी की कृति है। और इसमें जो है यह जो उपन्यास है झूठा सच 2 भागों में बंट गया है। कितने भागों में, तो 2 भागों में बंट गया है। वह 2 भाग कौन से हैं, एक भाग है वतन और देश। ठीक है, वतन और देश है। और जो दूसरा भाग है इसका वह है देश का भविष्य। ठीक है, क्या है, देश का भविष्य। ठीक है, तो ये 2 भागों में बंटा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात करते हैं राग दरबारी की, तो यह श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, किनकी, तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, राग दरबारी उपन्यास है। कर्मभूमि जो है रंगभूमि, ठीक, गोदान गबन, ये सभी किनकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ठीक, और यहाँ पर शेखर एक जीवनी जो है किनकी रचना है, तो अज्ञेय जी की रचना है। किनकी, अज्ञेय जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से जो है कौन सी बोली आकार बहुला है, तो इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी या फिर जो है भोजपुरी। तो जो आकार बहुला है वह कौरवी, ठीक है, कौरवी बोली है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है। आकार बहुला में यदि बात करते हैं कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो कौरवी या फिर जिसको खड़ी बोली कहते हैं, दक्षिणी और हरियाणवी आकार बहुला में आती हैं। और एक होता है ओकार बहुला। ठीक है, ओकार बहुला होता है, इसमें जो है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कुमायूनी और गढ़वाली आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का जो है प्रयोग है, क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि मैं खाकर सोऊंगा, नहीं। राधा बहुत तुतलाती है, यह भी नहीं है। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, यह भी नहीं है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर जो है क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। क्रियार्थक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में ही रहती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए तो उपमा अलंकार का सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया है वह भारत के शेक्सपियर कालिदास द्वारा उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कालिदास की रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, यह सभी जो हैं कालिदास जी की रचनाएं हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। ठीक है, माघ की बात करते हैं तो जो महाकवि माघ हैं इनकी एक ही प्रसिद्ध रचना है, वह कौन सी है? तो शिशुपाल वध है। कौन सी है? तो शिशुपाल वध। ठीक, शिशुपाल वध किनकी रचना है? तो महाकवि माघ जी की रचना है। और यह जो माघ हैं यह त्रयी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। किस नाम से? त्रयी नाम से। और यह त्रयी नाम का मतलब है तीन यहाँ पर संस्कृत महाकवि हैं। कौन कौन? तो माघ हैं, भारवी हैं और कालिदास जी हैं। इनको त्रयी के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध रचना आपको पता ही है, रामायण है, जिसको वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। भास जी की प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो दूत वाक्यम। ठीक है, दूत वाक्यम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ठीक, चारुदत्त, प्रतिमा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा शब्द समास का विलोम है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, व्यास, विच्छेद, संधि या फिर जो है विग्रह। तो समास का जो यहाँ पर विलोम है उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो व्यास बोलते हैं। संधि का क्या होता है? तो विच्छेद होता है। समास का विग्रह किया जाता है लेकिन समास का वह विलोम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये है ना आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो संधि का विग्रह भी होता है, संधि का विच्छेद भी होता है। तो यहाँ पर जो संधि है इसका विलोम विच्छेद या विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके ना उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रमेय कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहा जाता है? तो अवश्यंभावी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवश्यंभावी। ठीक है, अवश्यंभावी कहा जाता है। जो समय पर संभव ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो जो समय पर संभव नहीं होता है उसको असामयिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असामयिक। ठीक है, जो तौला या नापा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपरिमेय कहा जाता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह आपको कहीं दिख जाए तो वहाँ पर आपको आंख मूंद के लगा देना है, संबोधन कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। ठीक, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक, करण से द्वारा, ठीक है, करण से द्वारा और संप्रदान को के लिए होता है। तो ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, इनकी जो पहचान है। अगला प्रश्न देखिए, जो संप्रदान होता है को के लिए होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बोली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन है कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये सभी कौरवी जो है और कन्नौजी जो है, ठीक है, ब्रजभाषा जो है, ये सभी पश्चिमी हिंदी की जो है बोलियां हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो पश्चिमी हिंदी में जो है कौरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा और बांगरू भी आती है, यह भी आप याद रखें। बांगरू, ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, पूर्वी हिंदी की यदि बात करते हैं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है वारकरी सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ ऑप्शन है कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या फिर जो है देवनाम। तो जो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह कौन है? तो ज्ञानेश्वर साहब हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी तथा अमृतानुभव नामक दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसको करके जो है वारकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। किसने? तो ज्ञानेश्वर ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो है विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय का जो उदाहरण है वह धन, धन्य है। ठीक है, धन्य, धन्य है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? वे शब्द जिनमें हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावनाओं का भाव प्रकट होता हो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, ओह आदि। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं जो हैं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत जो काम दशाएं मानी गई हैं वह कुल 10 मानी गई हैं। कितनी? तो 10 मानी गई हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो प फ ब भ म, तो ये सभी जो हैं ओष्ठ हैं। कैसे हैं? तो ओष्ठ इनका जो है उच्चारण स्थान है। किनका? जो पा वर्ग है, ठीक है। और जो तालु है, ठीक है, कंठ के बाद क्या आता है? तो तालु। कंठ में जो है क्या होता है? तो का खा गा घ अंगा होता है, ठीक। तालु में क्या होता है? तो चा छा जा झा इया या सा होता है, ठीक। और जो मूर्धन्य होता है इसमें टा वर्ग आता है, टा वर्ग, टा ठा डा ढ इया, ठीक है। नासिक में ना मा इया, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं आपके अंत के जो पंचम व्यंजन होता है वह नासिक के होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज, कमीज कैसी है? सफ़ेद है। तो क्या दिखाया जा रहा है? गुण दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो किसी वाक्य में संज्ञा या शब्द या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान या दशा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको जो है क्या कहा जाता है? तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था? ऑप्शन है गोविंद मिश्र को, कैलाश वाजपेयी को, काशीनाथ सिंह को या फिर जो है उदय प्रकाश को। तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वह उदय प्रकाश को दिया गया था। किनको? उदय प्रकाश को दिया गया था, ठीक है। और यह जो गोविंद मिश्र हैं इनको कब दिया गया था? तो गोविंद मिश्र को जो है 2008 में दिया गया था। कब? 2008 में दिया गया था। कोहरे में कैद रंग के लिए दिया गया था। कैलाश वाजपेयी को कब दिया गया था? तो कैलाश वाजपेयी को जो है 2009 में दिया गया था। कब? 2009 में दिया गया था। और किस रचना पर दिया गया था? तो कैलाश वाजपेयी को तो हवा में हस्ताक्षर के लिए दिया गया था। काशीनाथ सिंह को जो है कब दिया गया था? तो 2011 में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए? तो रेहन पर रघु, ठीक है, रेहन पर रघु रचना के लिए जो है दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक, तो मलबे का मालिक जो है यह कहानी किनकी है? तो मोहन राकेश जी की है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। मोहन राकेश की अन्य रचना की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लहरों का राजहंस, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, नए बादल, यह सभी जो हैं मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं राजेंद्र यादव की, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सारा आकाश, ठीक है, सारा आकाश, सारा आकाश जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। क्यों है? क्योंकि इस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1967 ईस्वी में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सारा आकाश के लिए। किनको? राजेंद्र यादव को, ठीक है। 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग, कलेक्टर साहब, 30 साल बाद, शतरंज के खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, यह किनकी रचना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शतरंज के खिलाड़ी जो हैं राजेंद्र यादव ने भी लिखा है, तो इसलिए एक लेखक और लिखे हैं, उनका नाम आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। वह सम्राट उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं, इतना हिंट आपको हम दे देते हैं। और इनकी रचना की बात करते हैं राजेंद्र यादव की, तो वो फूल है, ठीक है। कौन सी रचना है? फूल है। और इस पर इनको जो है 1960 में, कब? 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक रचना है जिस पर इनको ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1976 में मिला था, ठीक है, 1976 में। और वह रचना है कालांतर, ठीक है। क्या है? तो कालांतर रचना के लिए भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1976 में। किनको? राजेंद्र यादव को। तो 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये जो हैं लेखक या कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम, तो उपविराम का जो प्रयोग किया गया है इनमें से किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए उपविराम कौन सा होता है ये तो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। उपविराम वही होता है या ऐसी बात आपकी शुरू होती हो और कॉमा 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 लगता चला गया हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट होता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। मिश्र बंधु 3 हैं। मिश्र बंधु भी आपको यहाँ पर याद हो जा रहे हैं। कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? सभी बिहारी हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का उपयोग हुआ है? ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो अर्धविराम कैसा होता है?
तो जो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, उसी को जो है अर्धविराम कहा जाता है। तो यहाँ पर आप किस में देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हों तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो द्वंद्व समास कहा जाता है। यह इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप मतलब बीच में जो ऐसा डैश होता है उसको लोप कर दिया जाता है, वहाँ जो है कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। एक दूसरे का विलोमार्थी भी होता है, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, चराचर, ये सभी जो हैं जो समास हैं यह कौन से हैं? तो द्वंद्व समास हैं। बहुब्रीहि पद जो बहुब्रीहि समास है इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वह उसकी विशेषता बताया रहता है, यानी विशेषण होता है। जैसे कि जो है नील कमल, जो कमल है कैसा है? तो नीला है, ठीक है। पीतांबर, अंबर यानी कि वस्त्र जो है कैसा है? पीला है, इसमें क्या है? तो कर्मधारय समास है, ठीक है। महात्मा, तो महान है जो आत्मा है कैसी है? तो महान है, ठीक है। महापुरुष, जो पुरुष है कैसा है? तो महान है। यह गुण ही तो बताया जा रहा है, विशेषता ही तो बताई जा रही है, इसलिए यहाँ कर्मधारय है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। कैसा होता है? तो संख्यावाची जो है होता है। इसमें सबसे पहले शब्द के आगे संख्या आपको प्रदर्शित होगी, जैसे त्रिनेत्र हो गया, चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, नवरात्रि हो गया, नवरत्न हो गया, ये सभी क्या हैं? द्विगु समास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है तो जो पुलोमजा है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जीमूत, वाहन, वाशव और शक्र ये सभी जो हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा 37 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन कंप्लीट होता है हिंदी का, वह भी 9वां प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।